नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दर्शन शास्त्र में मनस दर्शन नामक एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम फिर से चर्चा करेंगे विलोपनात्मक पदार्थवाद की, जिसका ये भाग 2 होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, JNU में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करें और उनसे जाने कि आज वो इस विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमृत। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, हम इस श्रृंखला के अंतर्गत मनस दर्शन के विषय में बात करते आए हैं और पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत मनस दर्शन के विषय में विभिन्न समस्याएं तथा उनका निवारण तथा उससे जुड़ी हुई जो नई अवधारणाएं, प्रत्युत्तर के स्वरूप जो कुछ नई अवधारणाएं एक के बाद एक आती रहीं, उनके विषय में हम बात करते रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने व्यवहारवाद, मस्तिष्क मनस तादात्म्यवाद, जिसको आइडेंटिटी थ्योरी कहते हैं, तथा फंक्शनलिज्म, प्रकार्यात्मकतावाद के विषय में अब तक बात की है। किंतु उसके अतिरिक्त एक एक्सट्रीम या जिसको हम रेडिकल व्यू कह सकते हैं, वह हमारे सामने आता है पैट्रिशिया चर्चलैंड एंड पॉल चर्चलैंड द्वारा, जिसको कि एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म कहते हैं, जिसको कि हम हिंदी में विलोपनात्मक पदार्थवाद की संज्ञा दे सकते हैं। और इस विषय में हमने अपने पिछले व्याख्यान में जाना कि किस प्रकार से विलोपनात्मक पदार्थवाद के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे कॉमन सेंसिकल एक जो तरीका है हमारा सोचने का मनस के विषय में, जिसके अंतर्गत हम मानते हैं कि हमारे मनस में हमारे मनस पटल पर कुछ विचार जो है निरंतर चलते रहते हैं और उनके विषय में हम हमेशा कॉन्शियस होते हैं, वे हमारी चेतना में क्योंकि स्थित हैं, तो हम उनके विषय में अवेयर होते हैं। हम उन विचारों को जानते हैं कि हमारे मनस में क्या चल रहा है और मनस में जो विभिन्न प्रकार के जो अनुभव होते हैं, विचार होते हैं, सेंसेशंस होती हैं, वे निरंतर मनस में विद्यमान रहती हैं तथा हम उनके विषय में चेतन होते हैं। उनके विषय में हमें बोध हमेशा रहता है। किंतु यदि हम इस प्रकार की एक कॉमन सेंसिकल नोशन को, इस कॉमन सेंसिकल अवधारणा को लेकर चलते हैं, तो मनस दर्शन के अंतर्गत एक जो समस्या उत्पन्न होती है वह यह है कि इन मेंटल स्टेट्स को, इन मानसिक अवस्थाओं को हम किस तरीके से समझें, क्योंकि उनको समझने का केवल एक तरीका हो सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं। जो या तो हम उनको केवल प्रत्यय मात्र के रूप में समझें और जो अनुभव होते हैं हम उनको अपने प्रत्ययों का ही, अपने प्रत्यय बोध का ही हिस्सा मान करके चलें। और दूसरा एक्सप्लेनेशन उसका ये हो सकता है कि जो हमारी मेंटल स्टेट्स होती हैं, हमारे जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं, वो किसी न किसी रूप से हमारे शारीरिक संरचनाओं से जुड़ी हुई हैं। हमारी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जो हमारे फिजिकल स्टेट्स हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो हमारी ब्रेन स्टेट्स आती हैं, हमारे जो मस्तिष्क की विभिन्न स्टेट्स आती हैं, हम उनके विषय में समझाते हुए हम मानसिक अवस्थाओं के विषय में कोई एक समझ पैदा करें। इस विचार प्रणाली को हम इस सोचने की मनस दर्शन के अंतर्गत इस विधा को हम फिजिकलिज्म का नाम देते हैं, यानी कि भौतिकवाद का नाम देते हैं। और उसी के अंतर्गत हम व्यवहारवाद, मनस मस्तिष्क तादात्म्यवाद तथा प्रकार्यात्मकतावाद फिजिकलिज्म के अंतर्गत ही
विभिन्न प्रकार से इस समस्या को सॉल्व करने का, इसका कोई सोल्यूशन प्रदान करने का हम भिन्न भिन्न तरीकों से प्रयास करते हैं। किंतु इन सभी सिद्धांतों में कुछ ना कुछ समस्याएं हम पाते हैं, तथा उन समस्याओं का निवारण करने के लिए हम एक अन्य विचार हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इसी श्रृंखला में एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म या विलोपनात्मक पदार्थवाद जो है, यह सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि जिनको हम मेंटल स्टेट्स कहते आए हैं, जो कि मनस दर्शन के अंतर्गत एक प्रमुख समस्या की एक नींव रखता है, उसको हमें यह मान लेना चाहिए कि यह हमारे एक कॉमन सेंसिकल हमारी कॉमन सोच, हमारी एक जो साधारण सोच है, उसी का ही एक अंग है। किंतु जो हम साधारणतया अक्सर सोचते आए हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता प्राय कि जो हम सोचते आए हैं वह सही भी होगा। हम, जैसे कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा, कि बहुत से ऐसे विचार रहे हैं जिनको कि हम सदियों से चेरिश करते आए, जिनको कि हमने संभाल करके रखा। किंतु जब हम साइंस के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत जब हम कुछ विषय वस्तुओं का विश्लेषण करने लगते हैं, तो हम पाते हैं कि कई बार और अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे कॉमन साधारण सोचने के जो तरीके हैं, जो हमारी साधारण विचार प्रणाली है, उसके अंतर्गत जो हमारे उससे जुड़ी हुई, उसके अंतर्गत जो हमारी विभिन्न अवधारणाएं हैं, वे अक्सर हम पाते हैं कि वे कहीं ना कहीं असिद्ध हो जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो एलिमिनेटिव फिजिकलिस्ट हैं, विलोपनात्मक पदार्थवादी जो हैं, वे ये विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि अभी अगर हम प्रेजेंटली देखें तो न्यूरोसाइंस, जो कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विज्ञान है, तंत्रिका तंत्र विज्ञान, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस में अब तक इतना एडवांसमेंट, इतनी प्रगति नहीं हुई है कि हम अपनी मेंटल स्टेट्स को पूर्ण रूप से समझा सकें। हाँ, हमने जरूर हम परस्पर संबंध हम जरूर देख पाए हैं, कुछ जो MRI स्कैन से हम पाते हैं कि जब कुछ विभिन्न प्रकार के, कुछ अमुक प्रकार के जो विचार होते हैं, या कुछ अमुक प्रकार की जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे पेन की अवस्था या हैप्पीनेस की अवस्था वगैरह वगैरह, उनसे जुड़े हुए कुछ, जब इस प्रकार की अवस्थाएं जब हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं, तो हमारे मनस में पाई जाती हैं, तो कुछ पर्टिकुलर जो रीजन्स हैं ब्रेन के, वो एक्टिवेट हुए नज़र आते हैं। कुछ पर्टिकुलर जो रीजन्स हैं, कुछ पर्टिकुलर हिस्से हैं जो हमारे मस्तिष्क के, उनमें हम फायरिंग्स नोटिस करते हैं, उसमें हम एक लाइटिंग अप, उनमें एक प्रकाश हम देखते हैं MRI स्कैन्स में। तो इस प्रकार से हम इस कोरिलेशन से, इस परस्पर संबंध से हम एक ब्रेन का एक मैप बनाने की कोशिश न्यूरोसाइंस में निरंतर चलती आ रही है, जिसके जरिए हम यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि भाषा से जुड़ा हुआ जो हिस्सा, भाषा को सीखने का हिस्सा, भाषा सीखते वक्त या भाषा से जुड़े हुए जो हिस्सा है ब्रेन में, वह कौन सा है। तो हम इस प्रकार से जब हम वर्ड्स रिकॉल करते हैं, हम भाषा में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो मस्तिष्क के कुछ हिस्से प्रकाशमय होते दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे हम ब्रेन के विभिन्न रीजन्स, मस्तिष्क के विभिन्न जो हिस्से हैं, उनके विषय में हम जानते हैं कि कौन सा हिस्सा कुछ पर्टिकुलर सेंसेशंस को नोटिस करता है, कौन से हिस्से कुछ प्रिमिटिव जो इमोशंस होते हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं, कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो हमारी भाषाई समझ से जुड़े हुए होते हैं।
वगैरह वगैरह। किंतु अभी भी जो न्यूरोसाइंस में इतनी प्रगति नहीं हो पाई है कि हम अपनी विभिन्न जो मानसिक अवस्थाएं हैं उनको कंप्लीटली ब्रेन स्टेट्स के रूप में हम समझा पाएं। किंतु जो एलिमिनेटिव फिजिकलिस्ट हैं, एलिमिनेटिव मटेरियलिस्ट हैं, जिनको हम विलोपनात्मक पदार्थवादी कह सकते हैं, जिनमें पॉल चर्चलैंड तथा पैट्रिशिया चर्चलैंड का नाम प्रमुख है, वे हमारे सामने ये सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि धीरे धीरे हमारे पास इतनी समझ न्यूरोसाइंस से, साइंटिफिक एविडेंसेस से हमारे पास इतनी समझ जल्दी ही आ जाएगी जब हम अपनी मेंटल स्टेट्स को, अपनी मानसिक अवस्थाओं को पूर्ण रूप से ब्रेन की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में हम उन्हें समझा पाएंगे। हम ब्रेन में होने वाले विभिन्न चेंजेस के जरिए उनकी जो कंप्लीट एक फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, उसकी जो उसकी हम एक कंप्लीट फिजिकलिस्ट एक्सप्लेनेशन, एक भौतिकवादी एक्सप्लेनेशन, एक फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम पूर्ण रूप से दे पाने में जल्दी ही सक्षम होंगे। इसके उपरांत चर्चलैंड का कहना है कि जब ऐसा होगा तब हम पाएंगे कि जो हमारे जो कॉमन सेंसिकल नोशंस हैं, जिनको कि वे लोक मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं, फोक साइकोलॉजी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो टर्म है ये विल्फ्रेड सेलर्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तथा उनके बाद ही यह टर्म, ये जो फ्रीज है यह पॉपुलर हुआ। किंतु पैट्रिशिया चर्चलैंड और पॉल चर्चलैंड का कहना ये है कि जब हम न्यूरोसाइंस के जरिए, न्यूरोसाइंस की मदद से हम जब सफिशिएंटली ये जान चुके होंगे कि हमारे अंदर जो विभिन्न मानसिक अवस्थाएं हैं वे किस प्रकार से कुछ ब्रेन स्टेट्स, कुछ फिजियोलॉजिकल अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप जन्म लेती हैं, तब हम पाएंगे कि जो हमारे जो लोक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारे सोचने के जो तरीके थे उनको चुनौती मिलेगी। और जब उनको चुनौती मिलेगी तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि जो हमारे कॉमन सेंसिकल नोशंस थे, जिसमें प्रमुख रूप से यह अवधारणा कि जब भी हम कभी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब भी कभी हम अपने भीतर देखते हैं, तो हम कुछ मानसिक अवस्थाओं को पाते हैं। हमारी ये अवधारणा भी जो है उसके सम्मुख भी चुनौती प्रस्तुत होगी, और हमें धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि जिनको हम मानसिक अवस्थाएं कहते हैं वे वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। हमारी जो मानसिक अवस्था की जो अवधारणा है वह अवधारणा ही गलत है, और इस अवधारणा को हमें धीरे धीरे त्यागना होगा। तो इस प्रकार से जो एलिमिनेटिव फिजिकलिस्ट्स हैं, विलोपनात्मक पदार्थवादी जो हैं या विलोपनात्मक भौतिकवादी जो हैं, वे ये सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि हमें कभी ना कभी जब न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंस में जब सफिशिएंट एडवांसमेंट, जब सफिशिएंटली प्रगति हो चुकी होगी, तब हमें धीरे धीरे अपने जो फोक साइकोलॉजी से जो जुड़े हुए नोशन हैं, हम पाएंगे कि उनका कोई काउंटर पार्ट नहीं है, वे ऐसा वास्तव में होता ही नहीं है, और हम पाएंगे कि इस कारण से वे त्याज्य हैं, अर्थात उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, उनको त्यागा जा सकता है, उनको एक तरीके से हमारा जो डिस्कोर्स है ऑफ फिलॉसफी ऑफ माइंड, मनस दर्शन से जुड़ा हुआ जो हमारा संभाषण है, उससे ही हमें ये जो ये इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, जिनमें कि मानसिक अवस्था की अवधारणा शामिल है, हमें उनको इस डिस्कोर्स से ही एक प्रकार से बाहर कर देना होगा। और जब हम ये पाएंगे कि मानसिक अवस्थाओं जैसा कुछ होता ही नहीं है, तब मानसिक अवस्था की अवधारणा से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रश्न हैं, जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो कि मनस दार्शनिकों को दशकों से उनको
उनको चुनौती प्रस्तुत करती आए हैं, तो जब वे अवधारणा ही खत्म हो जाएगी, जब मानसिक अवस्था की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी, तो उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जो विभिन्न समस्याएं तथा विभिन्न प्रश्न जो हैं वे स्वमेव ही, वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो एलिमिनेटिव फिजिकलिस्ट मेनली प्रमुख रूप से इस दिशा की ओर हमें प्रेरित करते हैं, इस दिशा की ओर हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। सॉरी। और इसी के अंतर्गत हम पाते हैं कि सर्वप्रथम वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी जो मानसिक अवस्था से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं, जिनको कि हम लोक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, वे एक प्रकार का सिद्धांत हैं, वे एक प्रकार की थियरी हैं, क्योंकि केवल थियरीज को ही हम गलत या सही प्रूव करते हैं। और इस विषय में हम अपने पिछले व्याख्यान में पहले ही देख चुके हैं कि वे पॉल चर्चलैंड हमें समझाते हैं कि जो विभिन्न थियरीज होती हैं, खासतौर पर जो साइंटिफिक थियरीज, उनके दो कार्य प्रमुख होते हैं। एक, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं प्रक्रियाओं की एक अच्छी समझ, एक सिस्टमैटिक समझ, एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन हमारे सामने प्रस्तुत करना, तथा उस एक्सप्लेनेशन में के जरिए हम प्रिडिक्ट कर सकें, हम पूर्वानुमान कर सकें। तो यदि वे एक्सप्लेनेशंस ठीक होंगी तो हम उनकी सहायता से पूर्वानुमान कर पाएंगे कि यदि ये कुछ जो प्रीमिसेस हमारे फुलफिल हो रहे हैं, कुछ ये जो घटनाएं हमारे सामने हैं, यदि ये हो रही हैं तो फ्यूचर में ऐसा होने की संभावना है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेटरी, सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन दो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक पॉल चर्चलैंड के अनुसार होते हैं किसी भी थ्योरी के। और उनके अनुसार ये जनरली जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो उसमें, जैसे कि हम जानते हैं, ख़ास तौर पे जो जैसे सिलोजिज्म के अंतर्गत जो हम निगमनात्मक डिडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, उनका नेचर जो होता है, जैसे कि पॉल चर्चलैंड कहते हैं, उनका नेचर होता है नोमोलॉजिकल। नोमोलॉजिकल का अर्थ है जहाँ पर कुछ लॉ की तरह हमारे सामने कुछ एक प्रिमिसेस हों। तो जब हम जानते हैं कि सिलोजिज्म में हमारे पास एक आधार वाक्य के रूप में हमारे पास एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होना जरूरी, एक सार्वभौमिक प्रतिज्ञप्ति होनी हमारे पास जरूरी है, अदरवाइज हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो यूनिवर्सल प्रेमिसेस जो हमारे पास होते हैं, जो कम से कम एक यूनिवर्सल प्रेमिस जो हमें चाहिए होता है, उसकी जो अपीयरेंस है वो लॉ लाइक होती है। यदि वस्तुएं ऐसी हैं तब सो एंड सो, इफ एक्स देन वाई। तो इस प्रकार से पॉल चर्चलैंड हमें समझाते हैं कि फोक साइकोलॉजी में भी वह थियरी, इसको हम थियरी इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ इस प्रकार के नोमोलॉजिकल आधार वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और उनके ज़रिए हम कुछ कंक्लूजन, कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा। तो वो पॉल चर्चलैंड हमें समझाते हैं कि ये दोनों जो क्राइटेरिया हैं वह हमें फोक साइकोलॉजी या लोक मनोविज्ञान हमें फुलफिल करता प्रतीत होता है। इसलिए यह मानने में कोई समस्या नहीं है कि फोक साइकोलॉजी एक थियरी है, फोक साइकोलॉजी एक सिद्धांत के रूप में काम करती है, और जो हम जितनी भी जो अपनी मानसिक अवस्थाओं के विषय में कुछ समझबूझ जो एक बनाने की कोशिश करते हैं, वह एक सिद्धांत के तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होती है।
अब ये प्रूव करने के बाद पॉल चर्चलैंड यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि एक थियरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में फोक साइकोलॉजी, लोक मनोविज्ञान तथा लोक मनोविज्ञान से जुड़ी अवधारणाएं जो हैं वे एक बहुत अच्छी थियरी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती हैं। उनके अनुसार सर्वप्रथम जो एक एक्सप्लेनेशन के रूप में जो लोक मनोविज्ञान है, फोक साइकोलॉजी जो है, वह बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी जो थियरी है वह लीस्ट कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। यदि हमारे पास दो थियरीज हैं और दोनों ही किसी एक प्रक्रिया को समझाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें वह सिद्धांत बेहतर माना जाएगा जो ज़्यादा सिंपल है, जो कम से कम एजम्पशंस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ हमें कुछ प्रक्रियाओं का, कुछ फिनोमेना का हमें एक्सप्लेनेशन देता है। तो पॉल चर्चलैंड के अनुसार जो लोक मनोविज्ञान है, फोक साइकोलॉजी जो है, वह एक एक्सप्लेनेशन के रूप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके अंदर हम मानसिक अवस्थाओं की अवधारणा के साथ चलते हैं और मानसिक अवधारणा व मानसिक अवस्थाओं का, मेंटल स्टेट्स की जो अवधारणा है, वह अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रकार का एक पूर्व धारणा है। और उसके कारण जो एक्सप्लेनेटरी जो डिमांड्स जो हैं वे अभूतपूर्व तरीके से बढ़ जाती हैं और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती है। जबकि हम न्यूरोसाइंस में यदि हम कुछ फिजिकल एक्सप्लेनेशंस दे देते हैं तो वे एक प्रकार से एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन के रूप में काफ़ी सिंपल है। वहीं पॉल चर्चलैंड कहते हैं कि एक प्रेडिक्टिव पावर के रूप में भी जो हमारा मानसिक अवस्थाओं से जुड़ी जो अवधारणा है, जो फोक साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, वहाँ पर भी ये एक स्ट्रांगली हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे जो नोमोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं या जो प्रमुख आधार वाक्य होते हैं, वे प्रायः गलत हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम कहें कि जो भी व्यक्ति गुस्से में होता है वह चीज़ों को तोड़ने लगता है, यह एक आधार वाक्य के रूप में, जिससे कि हम कुछ आगे निगमित करें, एक आधार वाक्य के रूप में ये एक बहुत अच्छा आधार वाक्य हमारे सामने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट के रूप में इसकी सार्वभौमिकता हमेशा ही संदेह के दायरे में रहती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कुछ वस्तुओं को तोड़ रहा है, जैसे इस उदाहरण में हम कहना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हम माने कि वह क्रोध की अवस्था में है, वह क्रोध की मानसिक अवस्था में इस कारण से वह तोड़ने का कार्य कर रहा है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। ह्यूम बहुत पहले इस विषय में काफ़ी जो आर्ग्यूमेंट्स दे चुके हैं, वो पहले ही ह्यूम के थ्रू हम जानते हैं कि डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम बताया कि जरूरी नहीं है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मान करके चलते हैं, उसकी पूर्व धारणा को लेकर के चलते हैं, किंतु हम क्लोजर एग्जामिनेशन पर पाते हैं कि कार्य कारण जो सिद्धांत जो हम पहले से ही मान कर चलते हैं कुछ वस्तुओं में, वह नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे जो आधार वाक्य होते हैं लोक मनोविज्ञान के जो एक्सप्लेनेशंस के अंतर्गत, वे जरूरी नहीं हैं वे सही हों, वे प्राय हम पाते हैं कि वे गलत सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ एक जो तीसरा आक्षेप पॉल चर्चलैंड फोक साइकोलॉजी को एक सिद्धांत के रूप में सिद्ध करने के बाद जो प्रस्तुत करते हैं, वह यह है कि फोक साइकोलॉजी हमें कुछ मनोवैज्ञानिक विकार जो होते हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उसके विषय में कोई एक अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। तो क्योंकि इसमें एक पूर्व मान्यता ये है फोक साइकोलॉजी में कि जब भी हम अपने मनस में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मानसिक अवस्थाएं हमें जो दिखाई पड़ती हैं और वे हमारी चेतना का एक हिस्सा होते हैं।
अर्थात हमारे अंदर जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब हम अपने मनस में के अंदर रुक करते हैं, जब हम मनस के में देखने की कोशिश करते हैं, तो तब हम कोई ना कोई अवस्था पाते हैं। और जब हम कोई ना कोई अवस्था पाते हैं तो इसका मतलब हम उसको चेतन रूप से जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ विचार चल रहे हों और कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग विचार भी चल रहे हों जो कि मानसिक विकार का द्योतक हो सकते हैं। तो बहुत से जो इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट्स होते हैं, कुछ ऐसे विचार भी हो सकते हैं जो हमारे चेतन मन में ना होकर के हमारे अवचेतन मन में चल रहे हों और उनके चलते हमें उनके विषय में पता भी ना हो। तो ऐसे ये जो हमारा जो फोक साइकोलॉजी से जुड़ी जो अवधारणाएं हैं, वे इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उनका उत्तर देने में हमें असक्षम प्रतीत होती हैं। क्योंकि मानसिक अवस्था का अर्थ है कि हमारे भीतर, हमारे मनस में कुछ अवस्थाएं, और यदि हम उन अवस्थाओं को हम जानते हैं तो इसका मतलब हम जानते हैं कि वे हमारे मनस में हैं। और इसका अर्थ कई मायनों में ये भी होगा कि यदि हम जानते हैं कि वे हमारे मनस में हैं तो हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उनको बदल भी दें, क्योंकि वे हमारे मनस में स्थित हैं। किंतु जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो होती हैं उसमें इसके बिल्कुल विपरीत हम पाते हैं कि कुछ ऐसे विचार हमारे जो मनस्पटल को ग्रसित कर सकते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। उनमें से बहुत, और वही विचार क्यों जनित हो रहे हैं इसके बारे में भी जरूरी नहीं है हम जान पाएँ, क्योंकि उनके जो सोर्स होता है, उसका स्रोत जो है कई बार मन के अवचेतन हिस्से में स्थित हो सकता है। और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो उनकी फिजिकल एक्सप्लेनेशंस देना कहीं ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति है और उसको पता नहीं कि कुछ मानसिक अवस्थाओं से वो या कुछ मानसिक समस्याओं से वो ग्रसित है, तो हम उस मानसिक समस्या से जुड़े हुए जो ब्रेन में जो बदलाव होते हैं, जो ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशंस होती हैं, जो उसकी फिजियोलॉजी में जो चेंज आते हैं, मस्तिष्क की जो फिजियोलॉजी में जो बदलाव आते हैं, उनको हम देख करके, उनको हम नोटिस करके हम ये समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति में क्योंकि फिजियोलॉजिकल ये इश्यूज़ हैं, कुछ ये फिजियोलॉजिकल समस्याएं हैं, तो हमें वे इंगित करेंगी कि इस कारण से ये कुछ इस प्रकार की जो विचार हैं, वे इस प्रकार के जो विचार मनस्पटल में इस व्यक्ति के आ रहे हैं। तो वहीं जो ये जो मानसिक समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम उनके भौतिक रूप में कहीं बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि अब हम जानते हैं हमारे ब्रेन में बहुत से केमिकल होते हैं जिनमें सेरोटोनिन जो है एक प्रमुख केमिकल है। तो जब ये केमिकल्स में जब कुछ बढ़ोतरी या कमी आती है तो उससे जुड़े हुए हमारे विचारों में भी बदलाव होते हैं। तो उस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशंस के जरिए कुछ रासायनिक समीकरणों के रूप में हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं की कई बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। और जो फोक साइकोलॉजी जो है, जो फोक साइकोलॉजी लोक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हम अवधारणाएं जिनको हम मान करके चलते हैं, वे अवधारणाएं इन इश्यूज, इन ये जो समस्याएं हैं, इनके प्रत्युत्तर में हमें ऑलमोस्ट साइलेंट ही प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से इन तीन कारणों से पॉल चर्चलैंड हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें जो मानसिक अवस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे विचार हैं उनको हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्टेट्स जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। मेंटल स्टेट जैसा कोई विषय जो है वो होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से पॉल एंड पैट्रिशिया चर्चलैंड जो है उनके अनुसार हमें केवल भौतिकता की ओर रुख करना चाहिए। और हम क्योंकि
मैं जिसको हम माइंड बोलते हैं, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसको हम चेतना बोल रहे हैं, या जिसको हम मानसिक अवस्थाएं कह रहे हैं, जो कि एक अभौतिक वस्तु जान पड़ती है, उसको हम कभी ना कभी हम एक उसकी फिजियोलॉजिकल इक्वेशन के जरिए हम उसको समझ पाएंगे, और हम पाएंगे कि वास्तविकता में वैसा जो हमारे सोचने के जो तरीके हैं मानसिक अवधारणाओं को लेकर के, वैसा कुछ है ही नहीं। तो किंतु ये जो सोच है, ये जो एक सिद्धांत के रूप में एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म जो पॉल चर्चलैंड जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव है। ये जो हमारा सहज बोध है, इसको कई रूप में चुनौती देता प्रतीत होता है। तो इसमें इन चुनौतियों के विषय में तथा पॉल चर्चलैंड किस प्रकार से उनका प्रत्युत्तर देते हैं, इस विषय में हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो ये पॉल चर्चलैंड द्वारा जो दिया गया सुझाव है, ये कहीं ना कहीं बहुत रेडिकल प्रतीत होता है। ये काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव, हमारे सहज बोध को चुनौती देता प्रस्तुत होता है, क्योंकि यह विचार जो है हमारी जो मानसिक अवस्थाएं हैं और जो चेतना है, उसको समझाने की बजाय हमें यह सुझाव प्रस्तुत कर रहा है कि वह वैसा कुछ है ही नहीं। किंतु ये जो एक इंट्यूशन जो है, ये सहज बोध जो हमारे अंदर हमारी मानसिक अवस्थाओं के प्रति है, वह इतना इमानेंट है और वह इतना इम्पोजिंग रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि उसको नकारना एक बहुत ही असंभावित बात लगती है, एक बहुत ही इम्प्लॉजिबल बात लगती है। क्योंकि ये हम मान सकते हैं कि जब ये जो मेंटल स्टेट्स हैं, हम इनको पॉजिट करते हैं, हम इन अवधारणाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि दूसरी का जो अन्य का बिहेवियर है, वह हमारे लिए समझने योग्य हो जाए। जैसे कि जो विभिन्न व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द हैं, वे हमें विभिन्न क्रियाओं में संलग्न हमें दिखाई पड़ेंगे। तो उनके लिए कोहेरेंट नैरेटिव तैयार करने के लिए, उनके लिए एक सिस्टमैटिक एक नैरेटिव तैयार करने के लिए हम पॉजिट करते हैं, हम ये अवधारणाओं का निर्माण करते हैं कि ये फला फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था इस समय ऐसी है। यह फला फला जो व्यक्ति है, यह इस समय नाच गाने में व्यस्त है क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था इस समय खुशी की है, वह खुश है। यह फला फला व्यक्ति जो है, यह दूसरों से इस समय झगड़ा कर रहा है, तेज बोल रहा है क्योंकि इसकी मानसिक अवस्था इस समय क्रोध की है। इसी प्रकार यह फला व्यक्ति पशुओं से इतने अच्छे से पेश आ रहा है, उनको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसका जो मनस्थिति है वह करुणा की है। तो इस प्रकार से हम ये जितना जो हमारे इर्द गिर्द विभिन्न जो व्यक्ति विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, उन क्रियाकलापों को हम यदि समझने
समझना चाहते हैं तो हमें उनके क्रियाकलापों से कुछ ना कुछ मेंटल स्टेट्स हमें पॉजिट करनी होंगी, हमें उनको अनुमानित करना होगा, हमें उनकी धारणा बनानी होगी, तभी हम ये विभिन्न जो मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनको समझ पाते हैं। किंतु जिस प्रकार से पॉल चर्चलैंड कह रहे हैं कि जिनको हम मानसिक अवस्थाएं कहते हैं वैसा वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। हम समझा सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है इस समय जो जिसको हम खुशी कह रहे हैं वह वास्तव में इस प्रकार का एक उसकी जो इस प्रकार की फिजियोलॉजिकल अवस्था है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये हमें थर्ड पर्सन अकाउंट्स में हम इनको मान भी सकते हैं, किंतु फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स में ये हमें बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव जान पड़ती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मालूम है कि इस समय मैं चेतन हूँ, इस समय मैं कॉन्शियस हूँ, इस समय मुझे अच्छे से मालूम है मेरी मानसिक अवस्था किस प्रकार की है, और हमें बखूबी पता होता है यदि हमें कहीं पर दर्द हो रहा है तो हमें उस विषय में बहुत अच्छे से पता होता है। हम थर्ड पर्सन अकाउंट्स के विषय में कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन अकाउंट ये जो एक फिजियोलॉजिकल अकाउंट हम मान सकते हैं कि सही हो, किंतु जो अपनी हमारी स्वयं की जो मेंटल स्टेट्स हैं उनके विषय में उनके विषय को में हम डायरेक्टली जानते हैं, हम उनके विषय में अपरोक्ष रूप से जानते होते हैं। तो ऐसे में हमारे गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु पॉल चर्चलैंड इस विषय में हमें दो प्रत्युत्तर देते हैं। एक तो ये कहते हैं कि ऐसा प्रायः होता है कि कई बार हम पाते हैं कि कुछ जो मानसिक अवस्थाएं जो हमारे अंदर भीतर रही होंगी, हम अपने पुराने व्यवहार को समझने के लिए हम जब पास्ट में देखते हैं अपने क्रियाकलापों को तो हम खुद ही ये मानते हैं कि मैं जनरली ऐसा नहीं करता हूँ, उस दिन मैंने ऐसा किया, शायद उसका कारण ऐसा रहा होगा। जैसे कि प्रायः मैं जनरली तेज नहीं बोलता हूँ, उस दिन मैं फला व्यक्ति पर चिल्लाया, मैं ज़रूर उस समय क्रोधित रहा होऊंगा, या उससे पहले कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न हुआ होगा, और उस कारण से ही मैंने ऐसा किया होगा बिना जाने। तो इस प्रकार से हम जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको कई बार अपने विषय में भी पॉजिट करते हैं, उनकी अवधारणा अपने विषय में भी बनाते हैं। तो पॉल चर्चलैंड का कहना है कि हालांकि ये जो हमारी जो मानसिक अवस्थाएं हैं उनको फर्स्ट पर्सन स्वरूप में वो हमारे अपरोक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, किंतु प्रतीत होती हैं, किंतु कहीं हम ऐसा प्रायः पाते हैं कि हम कभी कभी मानते हैं कि जो हमारी जिसको हम फला मानसिक अवस्था को फला संज्ञा दे रहे थे, हम लेटर ऑन मानते हैं कि वैसा ना रह करके कुछ अन्य प्रकार से उसको समझना बेहतर होगा। उसके अतिरिक्त वे कहते हैं कि कोई भी जो हमारी किसी भी विषय में जो हमारी समझ होती है वह हमेशा थियोरी लेडन होती है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिद्धांत उससे हमेशा कुछ ना कुछ पूर्व अवधारणा, सैद्धांतिक पूर्व अवधारणा उससे सदैव ही जुड़ी हुई होती है। जैसे कि एग्जाम्पल जो हमारे सामने जो प्रस्तुत होता है वह यह है कि पुराने समय में भी जो विभिन्न जो व्यक्ति थे वे जब अंतरिक्ष में देखते थे तो टॉलेमी के समय में वे मानते थे कि वे एक स्फेयर को देख रहे हैं, कॉस्मिक स्फेयर को देख रहे हैं जो निरंतर घूमता रहता है। अब कई मायनों में जो हम आज जिस आकाश को देखते हैं, जिस अंतरिक्ष को देखते हैं, वे भी उसी अंतरिक्ष को देख रहे थे, लेकिन किंतु अपनी पूर्व धारणा के कारण कहीं ना कहीं वे आकाश को एक स्फेयर के रूप में देख रहे थे, और वे मानते भी थे कि वे आकाश न देख करके वह स्फेयर ही देख रहे हैं जो कि उस समय पूर्व मान्यता थी, जो कि उस समय एक फोक साइकोलॉजी का हिस्सा थी। तो कई बार ना केवल हम चीज़ों को देखते प्रतीत होते हैं बल्कि चीज़ों को मानते हुए प्रतीत होते हैं किंतु उनको हम देखते हुए भी प्रतीत होते हैं।
जैसा कि पहले पूर्व मान्यता थी कि अंतरिक्ष जो है एक स्फेयर, एक बहुत बड़ा सा ट्रांसपेरेंट गोले के रूप में है जो कि घूमता रहता है। उस समय जब हम अंतरिक्ष में देखते थे तो हम ना केवल ऐसा मानते थे बल्कि हम उस गोले को मानो देखते भी थे। इसी प्रकार से यदि हमारी कुछ पूर्व धारणाएं बहुत स्ट्रांग हैं, यानी कि हम विचेस में विश्वास रखते हैं या कुछ अमुक एंजल्स में विश्वास रखते हैं, तो हम उनको देखते हुए भी प्रतीत होते हैं। तो इसी प्रकार से पॉल चर्चलैंड का ये मानना है कि क्योंकि हम मानसिक अवस्थाओं तथा जैसे ये जो उससे जुड़ी हुई जो धारणाएं हैं उनको हम बहुत लंबे समय से उनको वैसा ही मानते आए हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं को देखते प्रतीत होते हैं, हालांकि वह वहाँ है नहीं। जैसे कि एक स्फेयर को हम पुराने समय में देखते थे जो कि था भी नहीं, उसी प्रकार से हम अपनी मानसिक अवस्थाओं को देखते प्रतीत होते हैं क्योंकि वह पूर्व धारणा हमने अपने मन में बना रखी है। इस कारण से वो हमें ऑलमोस्ट दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जब भी, जैसे कि पॉल चर्चलैंड कहते हैं कि जब भी मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, जब भी मैं स्वयं का मनन करता हूँ, जब भी मैं अपने भीतर देखता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आकांक्षा के साथ अपने भीतर अपने मनस्पटल में भीतर देखने का प्रयास करता हूँ कि वहाँ पर कोई ना कोई मानसिक अवस्था मुझे मिलेगी। और जब मैं इस पूर्वानुमान के साथ जाता हूँ तो मुझे वो वास्तव में दिखाई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशंस थियरी लेडन होती हैं, तो उसी कारण से जो हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन जो है उसमें जो हमें विभिन्न मेंटल स्टेट्स नजर आती हैं, वे भी उसी के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई पड़ती हैं। तो उनके अनुसार ये जो हम इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा जो विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को देखते हैं, ये एक ओवर एस्टिमेशन है। ये एक जो हमें भीतर दिखाई पड़ता है उस पर हम बहुत से सिद्धांत आरोपित कर देते हैं, जिसके कारण से वो हमें कुछ मानसिक अवस्थाओं के रूप में हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। और उसके अतिरिक्त किंतु यहाँ पे एक जो बड़ा प्रश्न जो है वह जो उठता है वह यह है कि क्या यदि जब हमें अपनी मानसिक अवस्थाओं के विषय में हमें एक बेहतर समझ प्रस्तुत हो जाएगी, जैसा कि पॉल चर्चलैंड कहते हैं भविष्य में कभी, तो क्या उसके बाद हम अपना जो वोकैबुलरी है उसको बिल्कुल ही बदल देंगे? क्या हम मानसिक अवस्थाओं के विषय में बात ही करना समाप्त कर देंगे? क्या जो उससे जुड़े हुए जो विभिन्न हमारे जो क्रियाकलाप हैं उन मानसिक अवस्थाओं से जुड़े हुए, क्या हम उनके विषय में मानना और उनके बारे में उनको उस रूप में समझना तथा उनके विषय में उस रूप में बात करना क्या हम बिल्कुल बंद कर देंगे? क्या हम ये कहना बंद कर देंगे कि फलां व्यक्ति जो है दुखी है, फलां व्यक्ति जो है वह खुश है, फलां व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी है? क्या हम इस विषय में बिल्कुल बात ही करना बंद कर देंगे? इस विषय में जो एलिमिनेटिव मटेरियलिस्ट हैं, जो विलोपनात्मक पदार्थवादी हैं, वे कहते हैं कि हम ये जान लेना कि मानसिक अवस्था जैसी कोई वस्तु है नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन विषयों पर बात करना ही बंद कर देंगे। हम इन विषयों पर बात जारी रखेंगे, किंतु इनको ये हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा, हमारे शब्दकोश का हिस्सा बनी रहेंगी, किंतु हम इनके विषय में जब बात करेंगे हम ये जानते हुए बात करेंगे कि ये कॉन्वीनियंट फिक्शंस हैं, ये कुछ ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस हैं, ये एक समझने का एक प्रकार है, और ये कुछ समझने के एक प्रकार के डिवाइसेस हैं, ये कुछ पूर्व धारणाएं हैं जिनको हम मान करके चलते हैं, और जिन पूर्व धारणाओं के चलते हमें अपने जो दूसरे फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारे जो दूसरे जो व्यक्ति हमारे साथ जो रहते हैं, उनके साथ हमें डील करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना हमारे लिए हम उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो हम ये जानते हुए कि इनका कार्य केवल एक ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस का, ये कन्वीनियंट फिक्शंस है, जिनके कारण हम एक दूसरे के विषय में एक समझ बना पाते हैं, और जो कि हमें अन्य प्राणियों के साथ
के साथ रहने की के लिए एक अच्छी व्यवस्था प्रदान करता है। तो ये जो विभिन्न शब्द हैं ये हमारे शब्दकोश से गायब नहीं होंगे। इसको वो एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कि हम कंप्यूटर से भी हम कुछ हम खेल खेल सकते हैं जो कि जिनमें कि माइंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम में से बहुत लोग जो है कंप्यूटर पर चेस खेलते हैं, कंप्यूटर पर शतरंज खेलते हैं। अब हम ये भली भांति जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वह एक मानव नहीं है, किंतु जब हम खेल रहे होते हैं तो तब हम इस बात को बिल्कुल भूल जाना पसंद करते हैं कि वह कोई व्यक्ति नहीं है। हम ऑलमोस्ट ये मान करके चलते हैं, हम खेल में इतने अपने आप को संलग्न कर देते हैं कि जिसके साथ हम खेल रहे हैं वह वास्तव में मशीन है, वह वास्तव में कंप्लीटली एक भौतिक वस्तु है, अमानवीय वस्तु है, वह उसमें कोई माइंड नहीं है। ये सब जो तथ्य हैं ये हमारे लिए गौण हो जाते हैं, इनके बारे में हम बॉदर नहीं करते, हम अपने आप को खेल में संलग्न रखते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे विभिन्न कार्यकलाप हैं, हमारे जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं जो कि फोक साइकोलॉजी, लोक मनोविज्ञान के परिणाम स्वरूप ही फलित होती हैं, उनको हम जारी रखेंगे क्योंकि वे उन व्यवस्थाओं में वे क्योंकि एक डिवाइसेस हैं, वे एक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। तो उसमें हमारी जो एक नई भौतिक समझ है मनस के विषय में, हम उसको वहाँ पर उन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार से उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के कारण हम फोक साइकोलॉजी की एक समझ को हम जारी रखेंगे, किंतु यह है जानते हुए इस चेतना के साथ कि इस समझ के साथ कि वे केवल एक प्रैक्टिकल पर्पस सर्व कर रही है, किंतु वास्तविकता में जो फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वह तथ्यात्मक रूप से जो हमें एक एक्सप्लेनेशन देती है वह कहीं ज़्यादा तथ्यात्मक है फोक साइकोलॉजी के कंपैरिजन में। किंतु जो एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म है उसके अगेंस्ट कुछ आक्षेप भी हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जिनमें एक प्रमुख आक्षेप ये है कि हालांकि पॉल चर्चलैंड कहते हैं कि जब हम अपने भीतर देखते हैं तो हम जो मानसिक अवस्थाओं को पाते हैं वे भी थियरी लेडन होती हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम इस आकांक्षा के साथ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमें वहाँ कोई ना कोई मेंटल स्टेट मिलेगी, और उसके अंदर भी उसको भी हम वह जो हमारा एक कॉग्निशन होता है, इंटरनल कॉग्निशन, वह भी थियरी लेडन होता है। हम मान करके चलते हैं कि इस अमुक अवस्था में यदि मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगा तो मुझे अमुक प्रकार की मेंटल स्टेट, मेंटल अवस्था, मानसिक अवस्था हमें मिलेगी। किंतु जो इसके प्रत्युत्तर में जो एक आक्षेप हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह यह है कि हो सकता है कि कई बार हमारी जो मेंटल स्टेट है उसका हम इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हों, जैसा कि पॉल चर्चलैंड की कन्या युक्ति में भी हम देखते हैं कि हो सकता है कि मैं मान करके चल रहा हूँ कि मैं ऐसा इस कारणवश कर रहा हूँ क्योंकि यह खुशी का अवसर है, किंतु हो सकता है कि मेरी जो मानसिक अवस्था है वास्तविकता में वह दुख की है। किंतु इसके प्रत्युत्तर में कुछ दार्शनिक ये कहते हैं कि इसका अर्थ केवल इतना मात्र होगा कि मेरी जो इस समय मानसिक अवस्था है उसका मैं सही डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मानसिक अवस्था जैसी कोई वस्तु मुझ में है ही नहीं। उसका अर्थ केवल इतना है कि मैं उसका सही डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहा हूं, या ये भी हो सकता है कि उसका सही बोध मुझे नहीं है और मैं उसको करेक्टली डिस्क्राइब करने में असक्षम हूं। किंतु तब ऐसे समय में भी हमें यह मानना होगा कि मेरे अंदर किसी न किसी प्रकार की मानसिक अवस्था है, चाहे वह फिलहाल मुझे डिस्क्रिप्शन मैं उसका सही ना दे पा रहा हूँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है, सही डिस्क्रिप्शन ना होने का अर्थ ये नहीं है कि वैसी कोई वस्तु है ही नहीं।
तो इस प्रकार से एक जो आक्षेप जो है एलिमिनेटिव फिजिकलिज्म या विलोपनात्मक पदार्थवाद के प्रत्युत्तर में एक हमारे सामने ये प्रस्तुत होता है। वहीं दूसरी ओर जो फोक साइकोलॉजी का जो खंडन पॉल चर्चलैंड करते हैं, उसका एक जो प्रमुख आधार है वह यह है कि फोक साइकोलॉजी एक थियोरी है, एक सिद्धांत है, एक एक्सप्लेनेशन, एक सैद्धांतिक एक्सप्लेनेशन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और क्योंकि जो सैद्धांतिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं उनको गलत प्रूव किया जा सकता है, और जो साइंस है वो हमारे सामने ऐसे एविडेंसेस प्रस्तुत कर रहा है कि धीरे धीरे हमें मानना होगा कि एक सिद्धांत के रूप में, एक सैद्धांतिक समझ के रूप में फोक साइकोलॉजी गलत है। किंतु यदि हम ये प्रूव कर दें कि फोक साइकोलॉजी एक सिद्धांत है ही नहीं, तो पॉल चर्चलैंड जैसे जो विभिन्न पदार्थवादी हैं उनके सामने एक चुनौती प्रस्तुत होगी। इसके अंतर्गत कुछ दार्शनिकों का ये मानना है कि जिसको फोक साइकोलॉजी की संज्ञा देते हुए, जिसको कि एक सैद्धांतिक समझ माना जा रहा है, वह वास्तव में सैद्धांतिक समझ ना होकर के एक नॉर्मेटिव समझ है, एक मानकीय सोच है। नॉर्मेटिव अर्थात जो हमारा जो बिहेवियर है उसकी नॉर्मेटिविटी से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनसे जुड़ी हुई एक समझ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब हम फोक साइकोलॉजी में अंतर्गत जो विभिन्न अवधारणाएं उनके विषय में बात करते हैं, तो इसका एक प्रमुख अवयव होता है हमारी रैशनैलिटी की अवधारणा, अर्थात हमारी बुद्धिमत्ता की अवधारणा। हम ये मान करके चलते हैं कि जो व्यक्ति जिसके हम बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक रैशनल व्यक्ति है, वह एक रैशनल समझबूझ रखने वाला व्यक्ति है। तभी हम ये मान करके चलते हैं कि कोई भी रैशनल व्यक्ति जिसके अंदर रीजनिंग कैपेसिटी होगी, वह अमुक स्थितियों में इस प्रकार के एक्शंस को जन्म देगा। तो फोक साइकोलॉजी में रैशनैलिटी का यह एक अवधारणा कि हम सभी जो लोग हैं हम रैशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं, रैशनैलिटी की जो अवधारणा है वह प्रमुख होती है। और रैशनैलिटी जो है वह नॉर्मेटिविटी से जुड़ी हुई अवधारणा है, वह नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा है, ना कि एक फिजियोलॉजिकल एक भौतिक सिद्धांत से जुड़ी हुई अवधारणा है। क्योंकि जब हम किसी समझ को, किसी एक्सप्लेनेशन को जब हम सिद्धांत कहते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा ही। जैसे कि हम कोई भी कॉज एंड इफेक्ट में देखें कि यदि दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनमें इस प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज होगा ही। जब कभी भी हम किसी पत्थर पर हम तेजी से चोट करेंगे तो पत्थर जो है यदि एक अमुक फोर्स के साथ यदि उसके ऊपर चोट की जाएगी तो वह टूटेगा ही। किंतु यहाँ पर जो एक मस्ट वाला जो एक पूर्व धारणा होती है वह रैशनैलिटी में अप्लाई नहीं होती। ये एक नॉर्मेटिविटी का हिस्सा होता है कि यदि यह व्यक्ति रैशनल है तो उसको ऐसा करना चाहिए। रैशनैलिटी की ये डिमांड है कि कि अमुक समय में हमें अमुक कार्य करने चाहिए। जैसे कि कांटियन मोरालिटी को हम लेकर के चलें, वह पूर्ण रूप से हमारी रैशनैलिटी को प्रिज्यूम करते हुए कांट चलते हैं। तो यदि फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी उन व्यक्तियों के लिए, क्योंकि वे रैशनल हैं, उनको इस अमुक स्थिति में इस सिद्धांत के ऊपर, इस अमुक रैशनल सिद्धांत के ऊपर कार्य करना चाहिए। तो फोक साइकोलॉजी में एक सिद्धांत का जो स्वरूप है वह सैद्धांतिक स्वरूप नहीं है, वह एक नॉर्मेटिव स्वरूप है, जिसके अंदर हम ये मान करके चलते हैं कि सभी लोग जो हैं, एवरीबडी विद अ प्रॉपर फंक्शनिंग माइंड, वे रैशनल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और उस रैशनैलिटी के अंतर्गत उनको इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। दे शुड
नॉट दैट दे मस्ट। तो ये एक जो अंतर है ये एक प्रमुखता से हमारे सामने आता है। और जब हम ये प्रूव कर दें कि जो फोक साइकोलॉजी है वह हमारी रैशनैलिटी की अवधारणा से जुड़ी हुई है, और रैशनैलिटी का जो अवधारणा है वह नॉर्मेटिव प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है, और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं वे कोई भौतिकीय सिद्धांत के स्वरूप लिए वे नहीं होते। जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनका जो आकार होता है वह भौतिकीय सिद्धांतों की तरह नहीं होता, जहाँ पर कुछ होना अनिवार्य रूप से किसी और कुछ और होने के से जुड़ा होता है। एथिक्स में, नीति शास्त्र में इस प्रकार की स्ट्रिक्ट कार्य कारण श्रृंखला नहीं होती। वहां पर प्रश्न होता है शुड का, कि हमें प्रमुख स्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या करना वांछनीय है। वहां मॉरल डिजायरेबिलिटी का प्रश्न जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और इस प्रकार से फोक साइकोलॉजी, क्योंकि उसका स्वरूप ही अलग है, उसका स्वरूप भौतिक सिद्धांत के से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए पॉल चर्चलैंड की ये मान्यता को चुनौती मिलती है कि फोक साइकोलॉजी सिद्धांत है, एक भौतिक सिद्धांत के स्वरूप का एक सिद्धांत है, और इस प्रकार से यदि उसको गलत प्रूव कर दिया जाए तो हमें उससे सारी जुड़ी हुई जो अवधारणा है हमें उन्हें अमान्य मानना होगा। तो इस प्रकार से रैशनैलिटी जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट ना होकर के, एक डिस्क्रिप्टिव अवधारणा ना होकर के, क्योंकि एक नॉर्मेटिक अवधारणा है, इसलिए पॉल चर्चलैंड जो है उनका जो खंडन है फोक साइकोलॉजी का, वो एक प्रकार से हमें गलत दिखाई पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य आक्षेप जो पॉल चर्चलैंड करते हैं कि जो फोक साइकोलॉजी है वह हमें जो साइकोलॉजिकल एनोमलीज हैं उनके लिए एक अच्छी समझ प्रदान नहीं करता। उसके प्रत्युत्तर में बहुत से दार्शनिकों का ये मानना है, बहुत से विचारकों का ये मानना है, क्योंकि ये एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। तो जो ऐसे जो एक्शंस हैं जो कि उस नॉर्मेटिविटी प्रिंसिपल्स के द्वारा नहीं समझाए जा सकते, केवल हम उनको इमोरल कह सकते हैं, केवल हम उनके विषय में एक मॉरल जजमेंट कह दे सकते हैं कि मॉरल रूप से ये एक्शंस ठीक नहीं हैं। किंतु उनके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल कमेंट करना, उसकी कोई साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक व्याख्या देना नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत नहीं आता। तो एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के रूप में, एक नॉर्मेटिव समझ के रूप में फोक साइकोलॉजी का ये कार्य नहीं है कि वह कुछ ऐसे एक्शंस जो कि मोरालिटी के अंतर्गत नहीं के अंतर्गत हमें गलत लग रहे हैं, हम उनकी एक मनोवैज्ञानिक कार्य कारण सिद्धांत की समझ के अंतर्गत हम उनकी एक एक्सप्लेनेशन दें। ऐसा करने के लिए हमें फोक साइकोलॉजी एक सेट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के रूप में बाध्य नहीं है। उसके अतिरिक्त जो एक अन्य जो आक्षेप जो है पॉल चर्चलैंड के लिए किया जाता है वह यह है कि हम मान सकते हैं कि जो बहुत सी पुरानी अवधारणाएं हैं वे कुछ नई साइंटिफिक एविडेंसेस के चलते हमें उन्हें धीरे धीरे त्यागना पड़ा, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिनमें कैलोरिक की अवधारणा प्रमुख है, जिसमें फ्लोजिस्टोन की अवधारणा प्रमुख है। जब हमें पता चला कि कुछ बेटर जो हीट का जो आइडिया है, जो टेम्परेचर का जो अवधारणा, उसको हम कहीं बेहतर समझ सकते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में। किंतु जब हम एक नई समझ पैदा करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने अब टेम्परेचर की अवधारणा को ही त्याग कर दिया। टेम्परेचर का एक अच्छी समझ हमारे सामने प्रस्तुत हुई, जिसमें कि हमने जो पुरानी कैलोरिक की अवधारणा जो कि टेम्परेचर हीट को समझाने की कोशिश कर रही थी उसको हमने त्याग दिया। किंतु उससे जुड़े हुई जो अवधारणा थी उनको हमने नहीं त्यागा, क्योंकि जो हमारे पास जो नई थियरीज हैं उसमें भी टेम्परेचर की अवधारणा को हम मान करके चलते हैं, उसमें भी हम हीट की अवधारणा को मान करके चलते हैं। इस तरीके से यदि हम फोक साइकोलॉजी
को हम असिद्ध भी कर दें, तब भी इसका अर्थ ये नहीं कि फोक साइकोलॉजी से जो जुड़ी हुई अन्य अवधारणाएं हैं उनको भी हमें दरकिनार करना होगा। जैसे कि कैलोरिक को दरकिनार करने के बाद भी हम टेम्परेचर, हीट जैसी अवधारणाओं को जारी रखा। तो उसी प्रकार से हमें मानसिक अवस्थाओं को की अवधारणा को फोक साइकोलॉजी के साथ साथ छोड़ना होगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पॉल चर्चलैंड किस प्रकार से फोक साइकोलॉजी का एक क्रिटिसिज्म प्रस्तुत करते हुए एक पदार्थवादी एक समझ हमें देने की कोशिश करते हैं, तथा उससे जुड़े हुए किस प्रकार के जो आक्षेप मुख्य रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं उनका हमने अवलोकन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, में आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।